नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है जन संवाद भारत में। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और संवेदनशील है। आरक्षण और सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान क्या कहता है? आज आरक्षण को लेकर देश में अलग अलग विचार हैं। कोई इसे सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण साधन मानता है तो कोई इसमें सुधार की आवश्यकता बताता है। लेकिन आज हम भावनाओं या राजनीतिक नारों के आधार पर नहीं, बल्कि संविधान के प्रावधानों को समझने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत में एक बात स्पष्ट कर दूं कि यह चर्चा किसी जाति, धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि संविधान में समानता, सामाजिक न्याय और अवसरों की भावना को समझा जाए। भाग 1, संविधान में समानता का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में समानता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात करता है, लेकिन समानता का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसा व्यवहार किया जाए। कई बार ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता हो सकती है। इसी सोच के कारण संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाग 2, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को रोकने की व्यवस्था करता है। लेकिन इसे अनुच्छेद में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन्नयन के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति भी दी गई है। बाद में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रावधान का संवैधानिक आधार जोड़ा गया है। इसका मतलब यह समझना जरूरी है कि संविधान समानता की बात करता है, लेकिन ज़रूरतमंद और वंचित वर्ग के लिए विशेष उपायों की भी अनुमति देता है। भाग 3, अनुच्छेद 16 और सरकारी नौकरी। अब बात करते हैं सरकारी रोजगार की। अनुच्छेद 16 सरकारी रोजगार राज्य के अधीन रोजगार है, समान अवसर की बात करता है। साथ ही संविधान राज्य को ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है जो राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं रखते। यानी संविधान में एक तरफ समान अवसर का सिद्धांत है और दूसरी तरफ सामाजिक तथा प्रतिनिधित्व संबंधी असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था है। यही संतुलन आरक्षण की संवैधानिक बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाग 4, अनुच्छेद 46 का महत्व। अब एक और महत्वपूर्ण प्रावधान पर आते हैं। अनुच्छेद 46 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह प्रावधान समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देने की दिशा देता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि सामाजिक न्याय केवल नौकरी में आरक्षण तक सीमित विषय नहीं है। शिक्षा, आर्थिक अवसर और सामाजिक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। भाग 5, आरक्षण का उद्देश्य क्या है?
आरक्षण को केवल नौकरी पाने का साधन समझना अधूरा दृष्टिकोण होगा। इसके पीछे एक व्यापक विचार है। ऐसे वर्गों को अवसर देना जिन्हें ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक वंचना या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का सामना करना पड़ा है। इसलिए आरक्षण पर चर्चा करते समय हमें इतिहास, सामाजिक स्थिति, शिक्षा और प्रतिनिधित्व जैसे पहलुओं को भी समझना चाहिए। भाग 6। क्या आरक्षण पर सवाल उठाना गलत है? नहीं। लोकतंत्र में किसी भी नीति पर सवाल उठाना और उसके सुधार की मांग करना नागरिक विमर्श का हिस्सा है, लेकिन सवाल उठाने का तरीका महत्वपूर्ण है। हम यह पूछ सकते हैं कि क्या आरक्षण का लाभ वास्तव में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है? क्या समय समय पर नीतियों की समीक्षा होनी चाहिए? क्या शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर की जानी चाहिए? क्या गरीब विद्यार्थियों को बेहतर छात्रवृत्ति और तैयारी की सुविधा मिलनी चाहिए? क्या रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए? इन सवालों पर तथ्यों और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। भाग 7। क्या आरक्षण ही सामाजिक न्याय है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेरी समझ में सामाजिक न्याय को केवल आरक्षण तक सीमित नहीं किया जा सकता। सामाजिक न्याय का व्यापक अर्थ है सम्मान, शिक्षा, अवसर, सुरक्षा, प्रतिनिधित्व और विकास में भागीदारी। अगर किसी गरीब बच्चे के पास अच्छी शिक्षा ही नहीं है तो केवल नौकरी में अवसर की बात पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए हमें स्कूलों की गुणवत्ता, छात्रवृत्ति, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर भी ध्यान देना होगा। भाग 8। आर्थिक आधार की चर्चा। आज देश में यह बहस भी होती है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को भी पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए। यहाँ यह समझना जरूरी है कि संविधान में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों का भी संवैधानिक आधार मौजूद है, विशेषकर शिक्षा और कुछ सार्वजनिक रोजगार संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में। इसलिए चर्चा केवल आरक्षण बनाम आरक्षण विरोध के रूप में नहीं देखना चाहिए। बेहतर सवाल यह है कि भारत में सामाजिक न्याय और समान अवसर को और प्रभावी कैसे बनाया जाए। भाग 9। युवाओं से अपील। देश के युवाओं से मेरा विशेष निवेदन है कि आरक्षण पर आपकी राय चाहे जो हो, दूसरे व्यक्ति की राय का सम्मान कीजिए। किसी जाति या समुदाय को अपमानित करना समाधान नहीं है। हम संविधान पढ़ेंगे, तथ्यों को समझेंगे, नीतियों पर सवाल पूछें और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें। विचारों का विरोध कीजिए, व्यक्ति या समुदाय का नहीं। दर्शकों से सवाल। जब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला, क्या आरक्षण की नीतियों की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए? दूसरा, क्या गरीब विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और छात्रवृत्ति के अवसर और बढ़ाए जाने चाहिए? तीसरा, क्या सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए भी मजबूत सहायता व्यवस्था होनी चाहिए? चौथा, क्या इस विषय पर राजनीतिक नारों के बजाय संविधान और तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, लेकिन एक निवेदन, किसी जाति, धर्म या समुदाय के खिलाफ अपशब्द न लिखें। हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन सम्मान के साथ। दोस्तों, भारतीय संविधान केवल अधिकारों की बात नहीं करता,
बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा भी दिखाता है। आरक्षण पर आपकी राय समर्थन में हो सकती है या विरोध में, लेकिन इस विषय को समझने के लिए हमें संविधान, इतिहास, सामाजिक परिस्थितियाँ और वर्तमान वास्तविकताओं को साथ में देखना होगा। हमारा उद्देश्य किसी को हराना नहीं है, हमारा उद्देश्य है सही जानकारी, शांतिपूर्ण संवाद और मजबूत लोकतंत्र। अगर आपको यह चर्चा उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जन संवाद भारत को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, सामाजिक न्याय और समान अवसर दोनों जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।